नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। क्या अमित शाह ने मोदी जी के अवकाश की घोषणा कर दी? दूसरा, इंडिया गठबंधन चैन से नहीं बैठने देगा बीजेपी सरकार को। और तीसरा, क्या एलन मस्क का व्यापार देश से बड़ा है? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आपको हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। एक और अपील कि चैनल के वीडियो अगर आपको लगते हैं कि इसमें कुछ तथ्य हैं और ये और लोगों को पता होना चाहिए तो कृपया इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और थोड़ा इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। तो सबसे पहली बात, क्या अमित शाह ने मोदी जी के अवकाश की घोषणा कर दी? कल लोकसभा में वक्फ बिल पे बहस हो रही थी। बहुत से लोग अपना अपना वक्तव्य दे रहे थे, सबका कुछ ना कुछ वो था। जब अमित शाह बोलने के लिए खड़े हुए, और चूंकि जिस समय अमित शाह खड़े हुए थे उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी तो वैसे भी नहीं आए दिन भर, उस समय राजनाथ सिंह जी भी नहीं थे, नितिन गडकरी भी मुझे उस समय दिखाई नहीं पड़े थे। मैं श्योरिटी के साथ नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़े। तो एक तरह से सबसे सर्वोच्च, वैसे भी हालांकि मोदी जी के बाद सबसे बड़े नेता तो वही है, किसी की क्या मजाल की कुछ बोले, लेकिन हायरकी वाइज ऑल्सो फ्रंट बेंच पे ये सिर्फ अकेले बैठे थे। तो इन्होंने वहां से जब अपना भाषण पढ़ना शुरू किया तो उसमें बहुत सी चीजें आ रही थी, बहुत से वो आ रहे थे। अच्छा, ये भी थोड़ा एक चीज समझ लीजिए कि ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड ये है कि मोदी जी अभी 30 तारीख को नागपुर गए थे। सब लोगों का ये मानना था कि मोदी जी नागपुर 2 चीजों के लिए गए थे। एक, जो बीजेपी का नया अध्यक्ष बनेगा वो कौन बने, उसके लिए वो बहुत चिंतित थे। दूसरा, जो आरएसएस के द्वारा इन्होंने, जब 2014 में ये खुद प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में थे तो उन्होंने एक नियम बनवाया था कि 75 साल के बाद कोई भी नेता मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा, वो न मंत्री बनेगा ना एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेगा। और ये इन्होंने ठीक से इंप्लीमेंट करवाया था अडवाणी जी और इनसे। अब आरएसएस इनको वही पुराना आयना जो इन्होंने अपने नियम कानून बनाए थे उसकी याद दिला रहा है। तो वो उसके लिए भी गए कि भाई जरा रिलैक्स करने दो, अरे थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, कुछ इस तरह की बात करने गए थे, लेकिन शायद बात बनी नहीं। और तीसरी बात ये भी हो रही है कि मोदी जी के बाद कौन की भी वो चर्चा करना चाहते थे, क्योंकि मोदी जी का भी पूरी तरह से यह है कि उनके बाद अमित शाह ही इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले। लेकिन जैसा खबरें हम सबने देखा आई कि भाई नहीं, वहां तो जो जो लग रहा है कि वहां पे नितिन गडकरी जी मतलब चॉइस नंबर 1, पहली चॉइस, और उसके बाद ये बोला जा रहा है डिस्टेंट सेकंड पे योगी जी, और तीसरी चॉइस देवेंद्र फडणवीस साहब। अमित शाह जी उस रेस से बाहर हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा खबरें छप रही हैं। लेकिन अमित शाह कहां मानने वाले? अमित शाह तो अपने आप ही सेल्फ अपॉइंटेड नंबर 2, सारी ताकत सब जगह वो। तो अमित शाह जी ने कल 2 वक्तव्य लोकसभा में दिए, वो मैं आपको सुनाऊंगा और उसके अर्थ भी समझाऊंगा। तो पहला वक्तव्य आप ये सुनिए कि जब बोल रहे थे तो अखिलेश यादव जी की पीछे से वो आई कि भाई योगी जी के बारे में कुछ बताइए। जे वो भी रिपीट होने वाले मान्यवर। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि योगी जी 2027 में फिर जीतेंगे और वही रिपीट होंगे। मतलब योगी जी अब चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे। अमित शाह की जो एक मुहिम पहले थी कि योगी जी को किसी तरह से वहां से हटा दिया जाए और किसी तरह से उनको बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, शायद उस स्ट्रैटेजी में अब चेंज हुआ है। अब ये योगी जी को यूपी में कन्फाइन करने की बात कर रहे हैं। बस यूपी है, चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर बने रहिए, जैसे जीवन भर मोदी जी चीफ मिनिस्टर बनने की का ख्वाब देखते हैं, आप भी को जब तक बीजेपी सरकार है आप भी चीफ मिनिस्टर रहिए। तो कन्फाइन कर रहे हैं योगी जी को यूपी में। ये उन्होंने कल सदन के पटल पे जब ये कहा कि अगली बार रिपीट होगा, इसका अर्थ ये निकलता है।
आपने ये पहला सुन लिया था, अब आप एक और ऑडियो सुन लीजिए, एक वीडियो सुन लीजिए। उसी भाषण के दौरान आगे इन्होंने बताया कि मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं और सब बहुत अच्छा है। 2014 के बाद उनके हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से परफॉर्मेंस की बेसिस पे मोदी जी तीसरी बार चुन के आए हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद 3 बार और भाजपा चुन के आएगी, मोदी जी का नाम नहीं लिया। देखिए, सारी चीजें पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पकड़ना पड़ता है। और ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया अमित शाह ने कि आएगी बीजेपी की ही सरकार, लेकिन मोदी जी का ये एक तरह से तीसरा है, और अब इसके बाद मोदी जी चुन के नहीं आने वाले। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर। अभी उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, लेकिन योगी जी को उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर ही बना दिया, इनको हटा दिया, तो वो कह नहीं पाए, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर ये कर दिया कि मोदी जी का संन्यास, मतलब रिटायरमेंट। और नेचुरली उनको लगता है कि उसके बाद तो सबसे आलिम फाजिल आदमी मैं ही हूं, मैं ही बिल्कुल द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन। तो ये उन्होंने एक तरह से घोषणा कल मोदी जी के रिटायरमेंट की कर दी, योगी जी को कन्फाइन कर दिया यूपी तक, और खुद अब उनके हिसाब से वो नेचुरल चॉइस है इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब जरा दूसरी बात कर लें, इंडिया गठबंधन चैन से नहीं बैठने देगा बीजेपी सरकार को। कल वक्फ बिल पे चर्चा थी, पहले से ही तय था। जिस तरह से नीतीश कुमार साहब और चंद्रबाबू नायडू ने घुटने टेक दिए हैं, वो क्या डील हुई है, क्यों हुई है नहीं मालूम, क्योंकि वोट की दृष्टि से तो ये बिल्कुल ही, मतलब वोट की दृष्टि जेडीयू और टीडीपी के लिहाज से ये निर्णय अच्छा नहीं है, उनको इससे वोट का नुकसान होगा। लेकिन दिन भर चर्चा चली, लल्लन सिंह ने बिल्कुल जोर दे के, वो तो बीजेपी से ज्यादा मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने मालूम नहीं क्या क्या कर दिया। तो जेडीयू ने ठीक से सपोर्ट किया हुआ है, तेलुगु देशम ने ठीक से सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन इन सबके दौरान जरा एक चीज आपको और समझनी होगी। पहला, बीजेपी में पहली बार ये हो रहा है कि बीजेपी के कुछ, हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि उसको आप बिना बात के इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आज सुबह ही मुझे किसी का फोन आया कि अरे उसकी वो क्या है, उसका क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 1998 की सरकार 1 वोट से गिरी थी। तो किसी के पास दल में 2 वोट है कि 5 वोट है, उसको जरा कम नहीं आंकना चाहिए। और खास करके ऐसे माहौल में जब बीजेपी और ऑपोजिशन के बीच कोई 200 सीट का फर्क नहीं है, नेक टू नेक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिराग पासवान के सुर बदले, वो हिंदू मुस्लिम वाली बात पे उनको ठीक नहीं लग रहा है। जयंत चौधरी के सुर बदले, ये 2 पार्टी और 5 पार्टी के सांसद हैं, मतलब एक की पार्टी में 5 सांसद, एक की पार्टी में 2 सांसद हैं, लेकिन फिर भी वो ये चीज कह रहे हैं। अब जिस बात को मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देखिए, तो एक इंप्रेशन ये आ रहा था कि कहीं इंडिया गठबंधन तो बिखर रहा है, इंडिया गठबंधन तो हो गया, लोकसभा चुनाव के दौरान था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन 2 चीजें हुई। एक तो इंडिया गठबंधन ने फिर से नई ऊर्जा, नई उसके साथ एक मंच पे फिर से वापस आया, यूनिटी में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी, बिल्कुल एकता सुदृढ़ थी। और एक चीज ये भी फैक्ट है कि जो अभी हाल की जो जो विपक्ष का, जिस तरह से विपक्ष ने अच्छा नहीं किया है लोकसभा इलेक्शन के बाद, जितने विधानसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें विपक्ष और खास करके कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस खराब परफॉर्मेंस होने के बाद भी विपक्ष एकजुट था। और ये एकजुटता मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कल जब वोट पड़ा तो वोट पे भी काफी, मतलब कहीं पे वो ईल्ड नहीं कर रहे थे। गौरव गोगोई का कल जिस तरह का बढ़िया भाषण ही नहीं, जिस तरह से एग्रेसिव होके इंटरवीन कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छा था। और कल अब हर चीज पे पकड़ा जा रहा है, मतलब टीचर मे आई गो टू वॉशरूम, ये अगर पूछ के नहीं जा रहे हैं अमित शाह साहब, तो बाकी लोग कह रहे हैं कैसे गए। होता क्या है कि जब वोटिंग होती है तो उस समय सारे एग्जिट डोर सील कर दिए जाते हैं, और ये होता है कि सब लोगों को वहीं बैठ के वोट देंगे। क्योंकि विपक्ष बार बार हर उस पर डिवीजन मांग रहा था कि इस पे भी डिवीजन, इस पे भी डिवीजन, और वोट के साथ डिवीजन, तो डिवीजन कराना पड़ रहा था। ये भाई 2 लोग
अमित शाह और राजनाथ सिंह ये लोग नजर आए बाहर लॉबी में घूमते हुए। अब यहां हंगामा मच गया कि ये कैसे घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, और जब ये जा नहीं सकते हैं तो ओम बिरला जी ने बताया कि साहब ये लोग वॉशरूम गए थे, बाथरूम गए थे, नेचर स्कॉल, लघु शंका दीर्घ शंका जो भी रही उनकी उम्र भी हो गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दोनों की उम्र ज्यादा है, हो सकता है भाई बार बार जाने की जरूरत। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, मालूम नहीं आप लोगों ने महसूस किया है कि नहीं किया है, एंग्जाइटी में थोड़ा थोड़ा वॉशरूम जाने की ज्यादा वो होती है, आप भी मार्क करिएगा, एग्जाम के समय वॉशरूम नहीं ज्यादा जाते हैं। तो अमित शाह और राजनाथ सिंह जी का तो एग्जाम था, तो मुझे लगता है कि इसलिए शायद उनको वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ा था। लेकिन दो लोग कांग्रेस के भी टहलते हुए नजर आए, ये लोग वॉशरूम वॉशरूम नहीं गए थे, ये लोग बाहर टहल रहे थे, गौरव गोगोई और इमरान मसूद। तो एक तरह से वो मामला बराबर हो गया। लेकिन जब राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की कि भाई आप बताइए, तो राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि सदन चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है, कौन आदमी बाहर टहल रहा है ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये कांग्रेस की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। स्पीकर साहब ने कैसे अलाउ किया लोगों को टहलने के लिए, कोई मैं क्या जानूं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट। तो आगे से मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह साहब को अगर नेचर स्कॉल पे जाना होगा तो टीचर स्पीकर सर कैन आई गो फॉर वॉशरूम सर, तो कहेंगे हाँ हाँ आप वॉशरूम में जाइए, पर आप बार बार क्यों जा रहे हैं, कम जल्दी से आइएगा, कुछ इस तरह की। अब आगे से एक मेरे ख्याल में जितना ओम बिरला जी बिल्कुल रूल बुक से चलते हैं, तो एक ये भी वो आगे जरूर डाल देंगे। मैं जो बात कह रहा हूं कि वोट जब पड़े तो फाइनल स्कोर क्या है, 288 232। जो लोग प्रेजेंट नहीं थे 20-22 लोग, उसमें मोदी जी ने भी वोट नहीं डाला, प्रियंका गांधी भी नहीं थी, मैं उसको डिस्काउंट कर दे रहा हूं, 288 एंड 232। ऑपोजिशन जो 2024 के जून इलेक्शन में था, ऑपोजिशन वही खड़ा, एक भी वोट इधर से उधर नहीं हिला। दे आर देयर वेयर दे वर, उनका वोट कहीं नहीं खिसका है। ईडी, सीबीआई, धमकी, कांग्रेस का खराब परफॉर्मेंस, ये सारे होने के बाद भी, आपस का झगड़ा, ये सब के बाद भी उनके वोट नहीं हुए। हाँ, एनडीए के वोट वहां कम दिखाई पड़े, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एनडीए की भी एक चीज समझ लीजिए कि वहां क्यों क्रूशियल है, 272 वोट चाहिए सरकार बचाने के लिए, बीजेपी के पास 240 ही है, वो इतने दिनों में भी उस 240 को 241 नहीं कर पाई है, वो 240 के 240 ही है, और 32 वोट और चाहिए तब उनका जाके मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी। जेडीयू और टीडीपी, नीतीश कुमार साहब और चंद्रबाबू नायडू मिलके भी 28 वोट हो रहे हैं। अब आपको 5 वोट और चाहिए किसी के, चिराग पासवान दे 5 वोट या कोई भी दे, तो आप बहुत स्टेबल नहीं है, और वो बार बार साफ साफ दिखाई भी दे रहा है आपके व्यवहार में। दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है वो 232 इंटैक्ट है। तो अगर ऑपोजिशन 272 से 40 दूर है, तो एनडीए लेड बाय बीजेपी 272 से सिर्फ 16 आगे है, कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। तो एक चीज कल ये भी बहुत स्पष्ट हो गई कि ऑपोजिशन जो है वो चैन से नहीं बैठने देगा, जो बार बार नैरेटिव सेट किया जाएगा कि इसमें झगड़े हैं, वो झगड़े हैं, लेकिन जब मौका आएगा तो उसमें ऑपोजिशन एकजुट, जैसा उसने वक्फ बिल पर रहा वैसे ही एकजुटता दिखाएगा। राज्यसभा में भी आज है, राज्यसभा में भी कुल 256 सीटें हैं, और उसमें ये देखना यह है कि कितनी किसको कैसे मिलती हैं। मेरे ख्याल में वहां पे भी बिल तो पास हो जाए, 125 एनडीए और इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड मेंबर लोगों को लेकर 98 या 96 ऑपोजिशन की है, तो वो वैसे ही रहेगा, उसमें कमोबेश कोई बात दिक्कत होने वाली नहीं है। अब अंतिम बात, क्या एलन मस्क का व्यापार देश से बड़ा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आप लोगों ने पेपर में छपा वो आया कि मस्क विल लीव सून, ट्रम्प टेल्स हिज कैबिनेट, पॉलिटिको रिपोर्ट। ट्रम्प जी के हवाले से बताया जा रहा है कि अब एलन मस्क जो है वो अपने पॉलिटिकल रोल से हटेंगे, अपना बिजनेस संभालेंगे। जो ग्राउंड की बात वो ये है कि एलन मस्क साहब को एक डिपार्टमेंट ऑफ डॉज बनाया गया था, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना था उनको 1 ट्रिलियन, टाइम दिया गया था 130 दिन, और वर्चुअली एक तरह से वो नंबर 2 थे आफ्टर ट्रम्प। वहां इस तरह का प्रावधान नहीं, लेकिन उनके पास जो ताकतें थी। अब एक तो ये मैंने बता दिया, दूसरा जो डॉज है, जो पैसा कैसे कम किया जाए, इसको किया जाए,
उसका टर्म एक्सपायर हो रहा है 4 जुलाई 2026 में। ये जब ट्रम्प प्रेसिडेंट की ओथ ले लिए तो बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 20 जनवरी 2025 को उन्होंने इस डॉज डिपार्टमेंट को वजूद में लाया और उसको उन्होंने उसकी मियाद 4 जुलाई 2026 में खत्म हो रही है। एलन मस्क साहब को 130 दिन दिए गए थे कि ये आप किसी भी तरह से करके 1 ट्रिलियन का खर्चे में कटौती कर करिए। एलन मस्क साहब ये कह रहे थे अभी 1-2 दिन पहले उनका आया था कि वी आर वर्किंग और हम इसको 1 ट्रिलियन हटा लेंगे। उनका टर्म वैसे पूरा हो रहा है लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके इन्वेस्टर्स का, उनके डायरेक्टर्स का, उनके वर्कर्स का कि साहब ये सब नेतागिरी यदि करते रहिएगा, आके कंपनी संभालिए क्योंकि कंपनी में रोज नुकसान हो रहा है। उनका पिछले 1-2 दिन में एक ही दिन में उनका 2% शेयर गिर गए। तो मतलब जो आदमी कुछ 600-700 बिलियन जिसकी कुल पूंजी हो तो उसका 2% 14 बिलियन होता है। 1 बिलियन में 8,500 करोड़ रुपए होते हैं, तो कुछ 1 लाख करोड़ से ज्यादा एक दिन में ही गिर जा रहा है। तो उनके स्टेक होल्डर्स का भी सबका कहना है कि भैया ये नेतागिरी नहीं, आके आपको कंपनी संभालिए और कंपनी डूब रही है उसको बचाइए, डूब मतलब खराब परफॉर्मेंस करे उसको बचाइए। दूसरा ये भी फैक्ट है कि पॉलिटिक्स में जो भी कर लें, अब एलन मस्क के लिए भी बहुत से टेस्ट है। उनकी टेस्ला ही सबसे बड़ा टेस्ट है। वो टेस्ला कितनी कामयाब होगी, नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला, क्योंकि उनको चाइना से बहुत तगड़ी चुनौती मिल रही है। क्योंकि चाइना, जैसा कहा रहा है, चाइना और कोरिया ये 2 देश ऐसे हैं जो उनको टक्कर ही नहीं देंगे। जो इसके विशेषज्ञ हैं उनका मानना यह है कि वो टेस्ला को हैंड्स डाउन हराएंगे, क्योंकि टेस्ला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो 80 किलोमीटर से ऊपर चलती है या जब वो 60 डिग्री से ज्यादा का कर्व लेती है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती। इस तरह की बातें, मुझे ये ज्ञान नहीं, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन किसी ने मुझे बताया तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। जबकि चीन और कोरिया की जो गाड़ियां दे आर मोर स्टेबल और सस्ती तो वो इनसे है ही। तो शायद एलन मस्क साहब जल्दी ही मतलब अपने पॉलिटिकल रोल को बाय बाय करेंगे, अपने पुराने व्यापार में वापस जाके व्यापार में वो लगाएंगे। लेकिन क्योंकि अमेरिका देश ऐसा ही है, एक बड़े व्यापारी तो उसके प्रेसिडेंट ही है, तो मुझे लगता है कि अगर बाहर भी वो निकल जाएंगे तो उनकी दखलंदाजी तो रहेगी ही रहेगी। क्योंकि उनके और जो एक राजनीति में जो पैसे और उसका एक जो गठजोड़ होता है, उसका एक ये उदाहरण तो सामने दिख ही रहा है कि किस तरह से पैसे की ताकत तो पॉलिटिकल ताकत मिलके कुछ भी निर्णय एक बहुत मजबूत और बहुत ही ताकतवर इंस्टीट्यूशन बन जाता है। वो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।